कक्षा 9 का ये हिंदी का पाठ है आखिरी चट्टान तक। इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी वीडियो के। अभ्यास कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, आंसर्स और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी एक्सप्लेनेशन की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सबसे पहले वो जाके देखें जिससे आपको चैप्टर समझ आ जाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं। रचना से संवाद। सबसे पहले मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो आपको प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनने हैं और ये भी बताना है कि आपने जो उत्तर चुना है वो आपको सही क्यों लगता है। तो लेखक ने सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य कहाँ से देखा? तो सूर्यास्त का जो उन्हें दृश्य दिखा था वो सैंड हिल से दिखा था। तो घ सही है कि इसमें लिखा है कि वो जब रेत के टीले जिसको हम सैंड हिल बोलते हैं उस पर चढ़कर सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखते हैं, तो वहीं से उनको पूरा दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये पाठ में बोला गया था, राइट। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूँ। यह कथन लेखक की किस मन स्थिति को दर्शाता है? तो मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूँ, तो मतलब वो विस्मित हो गए थे। वो इतना सुंदर प्रकृति को देख के इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो खुद को ही भूल गए थे। इतना आश्चर्य था और विस्मय की स्थिति थी। तो ख सही उत्तर हो जाएगा और इसका कारण आप लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो, इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? मतलब मैं ही सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने उस ऊंचाई पे वो पहुंचा है, प्राप्त की है वो ऊंचाई, तो उन्हें संतुष्टि हो रही थी, काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो रही थी। तो घ सही उत्तर हो जाएगा। चोटी पे पहुंचकर लेखक को सफलता का अनुभव हुआ जिससे उसे खुशी और संतोष मिला। चौथा प्रश्न है, शक्ति का विस्तार की शक्ति। तो इस वाक्य में क्या बोला गया है? इस वाक्य में समुद्र में कितनी शक्ति है और वो इतना बड़ा है, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो बल खाती लहरों का, सागर की व्यापकता का, सूर्यास्त के दृश्य का, पश्चिमी क्षितिज का। तो क्षितिज और सूर्यास्त की तो बात नहीं की गई, लहरों की भी बात नहीं की गई, सागर की व्यापकता को दर्शाया गया, यानी कि वो जितनी विशाल है, जितनी बड़ी है, वो चीज़ बताई गई है। तो कारण हो जाएगा इस वाक्य में समुद्र की असीम शक्ति और उसके विशाल विस्तार का वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है, लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि। तो कन्याकुमारी की जो यात्रा है वो हमने पढ़ी और इस मतलब पूरे चैप्टर में हमने कन्याकुमारी की यात्रा ही पढ़ी है। पूरा यात्रा वृत्तांत ही था ये। तो उसमें हमने क्या हम कह सकते हैं, यह कन्याकुमारी के मौसम को प्रमुखता से वर्णित करता है, यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है, यह केवल यात्रा के रोमांच पर केंद्रित है, इसमें कन्याकुमारी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। तो देखो काल्पनिक नहीं है, जो भी उन्होंने देखा एकदम रियल देखा, और केवल रोमांच पर केंद्रित है यात्रा के, ऐसा नहीं है। इसमें हमें हर चीज़ बताई गई है, जीवन से रिलेटेड भी हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई हैं। तो ये यात्रा को जीवन अनुभूतियों से जोड़ता है, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मौसम को प्रमुखता से वर्णित करता है, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो लेखक ने केवल स्थान का वर्णन नहीं किया है, उसके साथ साथ वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, उन्हें कैसा अनुभव हुआ, कैसे उन्हें फीलिंग्स आई, ये सब भी बता रहे थे ना। तो जीवन तो अनुभूतियों को जोड़ता है, ये अनुभूतियों से जोड़ता है यात्रा को, ठीक है। तो घ सही हो जाएगा। इसका कारण यही है, केवल स्थान का वर्णन नहीं किया बल्कि भावनाओं, अनुभवों और प्रकृति से जुड़ी अनुभूतियों को भी व्यक्त किया है। तो एक यात्रा को ये जीवंत बनाती है, ठीक है। फिर है मेरी समझ मेरी विचार। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर लिखने हैं, ये टिक द करेक्ट थे और यहाँ आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पूछे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का समूह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगे। उनके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? तो इसका उत्तर है, लेखक के सैंड हिल से आगे बढ़ने का मुख्य कारण उनकी जिज्ञासा और पूर्णता की खोज थी। सैंड हिल से सूर्यास्त का दृश्य तो दिख रहा था, लेकिन अरब सागर की ओर एक ऊंचा टीला उस दृश्य के कुछ हिस्से को ओढ़ यानी कि आड़ में लिए हुआ था। लेखक चाहते थे कि सूर्यास्त को बिना किसी बाधा के पूरे विस्तार से देखा जा सके। इसी खुली विस्तार को पाने की चाह में वे एक के बाद एक कई टीले पार करते चले गए। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? इसका उत्तर हो जाएगा, बेरोजगारी के बारे में बताई कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कन्याकुमारी की लगभग 8,000 की आबादी में 400-500 शिक्षित नवयुवक बेकार थे। दिनचर्या के बारे में बताया कि अक्सर नौकरियों के लिए अर्जी देने या दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करने में समय बिताते थे युवा। जीविकोपार्जन के बारे में बताया कि कुछ युवा फोटो एल्बम, शंख या मालाएं बेचकर अपना गुजारा करते थे और संघर्षपूर्ण उनका जीवन जो था वो भी बताया कि वो सीपियों का गूदा जो है खाते थे, ठीक है। और विवेकानंद चट्टान से प्रेरणा लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है, क्या कहा जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रयत्न की सार्थकता, इसका अर्थ क्या है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति से होने वाला जो संतोष मिलता है और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेखक एक के बाद एक रेत के टीले इस उम्मीद में चढ़ रहे थे कि उन्हें क्षितिज का सबसे साफ और विस्तृत दृश्य दिख सके। अब अंततः वे सबसे ऊंचे टीले पर पहुंचे और उनके सामने समुद्र का अनंत विस्तार और डूबता सूरज पूरी भव्यता के साथ प्रकट हुआ, तो उन्हें लगा कि उनकी थकान और मेहनत सफल हो गई है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें जो रिजल्ट हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा मिल जाता है, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है वही चीज़ यहाँ पे उन्हें मिली। चौथा प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। तो बिल्कुल नया जो उन्होंने बताया भी था, एक त्रिवेणी संगम, उन्होंने 3 समुद्रों को मिलना देखा था कि वो उनका जो मिलन स्थल है और उस पर स्थित विवेकानंद चट्टान पर समाधिस्थ जो रूप था वो सब उन्होंने पहली बार देखा था। और रंगीन रेत उन्होंने पहली बार देखी थी। ये तो लिखा भी था उन्होंने कि वो हाथों में भर के ले जाना चाहते थे, इतनी रंगीन रेतें थी। तट पर मिलने वाली अनाम रंगों की रेत, सुरमई, लाल, पीली, काली, जिनमें 1-1 इंच पर रंग बदल रहे थे। बदलते रंगों का सूर्यास्त, सूर्य के डूबते समय सोने से लहू यानी लाल और फिर बैजनी कलर का पड़ जाना, फिर काला हो जाना, तो ये देखा था। मल्लाहों की अनोखी नाव देखी थी। रबड़ के पेड़ के 3 तनों को जोड़कर बनाई गई नाव पर वो बैठे थे। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत से ऐसे आपको 2 अंश चुनकर लिखने हैं जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। तो पहली चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो अंश मतलब पार्ट चैप्टर का जिसमें आपको ऐसा फील हुआ हो। तो पहला अंश तो ये हो जाएगा कि टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। जब उन्होंने ये बोला, फिर हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक और टीला और है। ठीक है, तो इधर से हम देख रहे हैं वो शारीरिक कितने थके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी इच्छा है कि वो आगे जाएं। तो वही चीज़ देखी है कि उनकी शारीरिक थकान के बावजूद आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। दूसरा अंश, जब लेखक समुद्र तट पर बढ़ते पानी और अंधेरे के बीच फंस गए थे, तब वे घबराने की बजाय चट्टानों की नोकों पर पैर रखकर और दौड़कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। उनका रेत पर फिसलकर नीचे उतरना और विपरीत परिस्थितियों में रास्ता खोजना उनकी मानसिक दृढ़ता का प्रमाण है। उसके बाद है विद्या से संवाद। यहाँ पे क्या है कि मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत केवल स्थान चित्रण नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति का सजीव रूपांकन, मानव जीवन और समाज की झलक तथा आत्मानुभूति का गहरा समन्वय मिलता है। ठीक है, नीचे यात्रा वृत्तांत की प्रमुख तत्वों, विशेषताओं को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। इन्हें पढ़कर यात्रा वृत्तांत की रचना प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी किसी यात्रा को इन बिंदुओं के माध्यम से लिखिए। तो जो एक यात्रा वृत्तांत होता है उसमें हम क्या करते हैं, केवल उस स्थान के बारे में नहीं लिखते, जबकि उसके आसपास, बल्कि उसके आसपास जितनी भी प्रकृति है उसके बारे में लिखते हैं, मानव जीवन, समाज की झलक और जो हमें जो फील हुआ है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस, हमारा जो अनुभव रहा है, वो सब भी उसमें हमें लिखना होता है। तो यात्रा वृत्तांत के ना कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं या विशेषताएं होती हैं जिनको तो हमें शामिल करना ही होता है यात्रा वृत्तांत में। तो जो यहाँ पे दी गई हैं आप इनको पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप अपना यात्रा वृत्तांत लिखेंगे जिनमें आप इन बिंदुओं को जरूर शामिल करना। तो दृश्य वर्णन, समुद्र, चट्टानें, लहरों का चित्रण, मतलब दृश्य के बारे में बताओ। आत्मानुभूति और भावनाओं के बारे में बताओ कि अपने अस्तित्व का बोध, प्रकृति से संवाद, विस्मय, रोमांच, भय, जो कुछ भी हुआ, हमें जो भावनाएं महसूस हुई उनके बारे में। फिर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में कि विवेकानंद चट्टान, स्थानीय लोग, नवयुवक, आसपास की जो भी चीज़ें हैं, संस्कृति उधर की कैसी है, धार्मिक परंपराएं कैसी है, वो सब। जीवन दर्शन, शक्ति का विस्तार की शक्ति, आत्मचेतना, उदासी, तो हमें इसके बारे में लिखना है। फिर शैलीगत विशेषताएं बतानी है कि रंगों का भावनात्मक प्रयोग हमने जैसे किया, सजीव प्रवाहपूर्ण भाषा का यूज़ करना है। ठीक है, फिर रोमांच और संघर्ष भी बताना है कि लहरों के साथ जो संघर्ष हुआ, फिर अंधेरों में भटकने का भय, ये सब। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे मान लें आप उदयपुर गए हैं, तो उदयपुर की सैर पे आपने यात्रा वृत्तांत लिखा है कि मैं अपने परिवार के साथ उदयपुर की यात्रा की, यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। फिर सबसे हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ना, उन सब पॉइंट्स के बारे में आप लिखोगे कि वहाँ पे हमने, जैसे दृश्य वर्णन हमने पॉइंट पढ़ा था कि वहाँ पे दृश्य के बारे में आसपास आपने क्या देखा वो बताते हैं। तो उदयपुर झीलों का शहर है, यहाँ की पिचोला झील, पहाड़ियों और महल बहुत सुंदर लगे, पानी में महलों की परछाई मन को मोह लेती थी, सूर्यास्त के समय आकाश में बदलते रंगों ने दृश्य को और आकर्षक बना दिया। आत्मानुभूति के भाव आप लिखोगे कि यात्रा के दौरान बहुत रोमांच और खुशी महसूस हुई। फिर वहाँ की संस्कृति के बारे में लिखेंगे, परंपराओं के बारे में
लिखेंगे सरल हैं वहाँ के लोग, स्थानीय बाज़ारों में पारंपरिक वस्त्र मिल रहे हैं। जीवन दर्शन कि आपने अपने जीवन में से सीखा क्या है, तो ये सीखा कि प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है। फिर शैलीगत विशेषताएं लिखेंगे कि सरल और सजीव शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया ताकि पढ़ने वाला भी उन दृश्यों को महसूस कर सके। ठीक है, फिर आगे रोमांच और संघर्ष के बारे में लिखेंगे। नाव की सवारी के दौरान हल्की लहरों ने थोड़ा डर भी पैदा किया, लेकिन अनुभव रोमांचक था। भीड़ और गर्मी के बावजूद हमने यात्रा का पूरा आनंद लिया। ठीक है, फिर उसका निष्कर्ष आप लिख दोगे, कंक्लूजन लिख दोगे कि यात्रा हमारे लिए केवल घूमने का अनुभव नहीं थी, बल्कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है, समझा भी है। फिर है विषयों से संवाद। यहाँ पे है यात्रा और खोज। संसार में बहुत से लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की हैं और अपनी यात्रा से अर्जित ज्ञान और अनुभव से समाज को समृद्ध किया है। पुस्तकालय एवं शिक्षक की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत और उनके लेखकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और लिखिए। तो जो किन्नर देश में ये यात्रा वृत्तांत है, ये कहाँ पे लिखा गया है? हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर में। और रचनाकार कौन है इसके? राहुल सांकृत्यायन। तो ये कुछ जो हैं महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में कि इस प्रकार से आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल ये दिया गया है। अब आपको और भी मेंशन करने हैं। तो संसार में अनेक महान यात्रियों और लेखकों ने अपनी यात्राओं के अनुभव को यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत आपको पता है ना क्या होते हैं? जहाँ हम नए स्थानों में जाते हैं तो उसके बारे में हम बताते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ हमने क्या देखा, कैसे एक्सपीरियंस रहा। तो जैसे इस चैप्टर में कन्याकुमारी की यात्रा थी, तो लेखक ने कन्याकुमारी में जो भी उन्होंने देखा किया वो सब बताया है उसी प्रकार से। तो आखिरी चट्टान तक ये तुम्हारे कन्याकुमारी मोहन राकेश लिखा है, ये तो हम अपने एक चैप्टर का ही एक यात्रा वृत्तांत लिख देंगे। तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है तिब्बत का, और राहुल सांकृत्यायन ने ही ये लिखा है, जिन्होंने ये वाला लिखा है। ठीक है, फिर अरे यायावर रहेगा याद, ये विभिन्न स्थानों का यात्रा वृत्तांत है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्थान नहीं था इसमें। और ये अज्ञेय, ठीक है, और एक बूंद सहसा उछली, पता नहीं है किसने लिखा है। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली, विभिन्न यात्रा अनुभव और अज्ञेय। ठीक है, फिर है मेरे देश की धरती। कन्याकुमारी भारत की, एक सेकेंड, अज्ञेय ने लिखा है, पता है मैंने शायद बोल दिया, पता नहीं है किसने लिखा है, मेरे को लगा अज्ञात या ऐसा कुछ लिखा है, अज्ञेय। ठीक है, तो ये रचनाकार है, रचनाकर। फिर है मेरे देश की धरती। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक तटीय शहर है जिसके प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण पाठ में हुआ है। तो पहला प्रश्न है, भारत के समुद्री तट पर स्थित अन्य राज्यों का नाम तथा उनकी अवस्थिति को भारत के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तो देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल बहुत है। कहाँ कहाँ है? ये पश्चिमी तट पे है, ये भी पश्चिमी तट पे है, ये पूर्वी तट पे है, मतलब किस साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको ऐसे बता देना है। और यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है। देखो, गुजरात इस तरफ हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया हमारा, फिर ये गोवा छोटा सा इधर हो जाता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, फिर नीचे साउथ की तरफ तमिलनाडु और केरल आ जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, यात्रा करना सभी को अच्छा लगता है, आपके मन में भी कुछ जगहों को देखने की इच्छा अवश्य हुई होगी, तो आपको उनकी सूची बनानी है। ठीक है, तो मेरे पसंद के पर्यटन स्थल जहां आप घूमना जाना चाहते हैं, तो मनाली, गोवा, जयपुर, ऊटी और वाराणसी। राज्य, किस राज्य में है जगह? तो मनाली तो हिमाचल में पड़ती है, गोवा में ही है, जयपुर राजस्थान में है, ऊटी तमिलनाडु में है, और जो वाराणसी है वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। और ये पर्वतीय इलाका है जो मनाली है, समुद्री इलाका गोवा है, जयपुर मैदानी इलाका है, ऊटी पर्वतीय इलाका है, वाराणसी मैदानी इलाका है। जलवायु तो ठंडी रहती है मनाली में, गर्म रहती है गोवा में, और यहाँ गर्म जयपुर में भी रहती है, ऊटी में ठंडी और सुहावनी होती है, और वाराणसी में गर्म होती है। ठीक है, फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति, परिवेश और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं जनजीवन का वर्णन करते हुए बताइए कि वहाँ की स्थिति आपके राज्य अथवा शहर एवं गांव से किस प्रकार विभिन्न है। तो यहाँ पे उत्तर देखो, कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक सुंदर तटीय स्थल है। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महानगर का संगम होता है। तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो समुद्र से घिरा हुआ है ये, चट्टानें, लहरें और विस्तृत जलराशि दिखाई देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही अत्यंत मनोहारी होते हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल हो गया, कन्याकुमारी मंदिर हो गया, गांधी मंडपम हो गया, और तिरुवल्लुवर प्रतिमा।
ठीक है। ये समुद्र के बीच स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है, जहाँ चट्टान जहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने समाधि ली थी, इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है। कन्याकुमारी मंदिर का भी डिस्कशन चैप्टर में हुआ है, ठीक है। माता भगवती का ये प्राचीन मंदिर है। गांधी मंडपम में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन से पूर्व रखी गई थी, और तिरुवल्लुवर प्रतिमा में तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर की विशाल पत्थर की मूर्ति मिल जाएगी। जनजीवन की बात करें तो यहाँ के लोग मछली पकड़ने, पर्यटन और व्यापार से जुड़े हैं तथा उनकी संस्कृति दक्षिण भारतीय प्रभाव वाली है। भिन्नता की बात करें तो कन्याकुमारी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से काफ़ी विभिन्न है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, मैदान में मौसम बहुत गर्म या ठंडा होता है, जबकि कन्याकुमारी में साल भर नम और संतुलित जलवायु रहती है। दृश्य जो है, मैदानी इलाकों में खेत या इमारतें दिखती हैं, जबकि यहाँ समुद्र और रेत के टीले प्रधान हैं। भोजन की बात करें तो नारियल और समुद्री भोजन अधिक मिलता है, ठीक है। क्षेत्र का प्रकार अगर हम देखें तो अब यहाँ पे आपको ये भी लिखा था ना, देखो, अपनी राज्य और शहर से मतलब आपका जो शहर या गांव है उससे किस प्रकार विभिन्न है कन्याकुमारी। तो क्षेत्र का प्रकार पर्वतीय क्षेत्र। मेरे क्षेत्र की विशेषता बतानी है कि मेरा जो क्षेत्र है वो पर्वतीय है, यहाँ पहाड़ घाटियाँ हैं, और कन्याकुमारी से कैसे अलग है। सबसे पहले आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बारे में लिखोगे, अपने क्षेत्र की विशेषता लिखोगे, और कन्याकुमारी कैसे विभिन्न है आपके क्षेत्र से, फिर वो बताओगे। तो अगर पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वो कैसे, कन्याकुमारी कैसे डिफरेंट हो गया। पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमाचल और उत्तराखंड के होते हैं, और कन्याकुमारी एक तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे समुद्र और लहरें हैं, ठीक है। जलवायु गर्म है और आर्द्र है। अगर किसी गांव में रहते हैं, गांव है आपका क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र हुआ गांव, ठीक है। और आपका क्षेत्र कृषि प्रधान है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ खेत, पशुपालन और खुला वातावरण है, जीवन शांत है, सरल है। क्योंकि कन्याकुमारी में पर्यटन और मछली व्यवसाय प्रमुख है, समुद्र तट और चट्टाने हैं, और चहल पहल रहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग घूमने आते हैं। महानगर में रहते हैं किसी, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ऊंची इमारतें हैं, प्रदूषण अधिक है, हवा तेज है, ठीक है, व्यस्त है सब। कन्याकुमारी जो है शांत तटीय क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य और समुद्र का वातावरण है, जीवन सुकून भरा है, ठीक है। इस प्रकार से आप बता देंगे। चौथा प्रश्न है कि इस यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी में स्थित चट्टान को आखिरी चट्टान कहा गया है। तो आपको बातचीत करके अपने शिक्षक से पता लगाना है कि वर्तमान समय में भारत का अंतिम छोर किसे माना जाता है। तो पाठ में कन्याकुमारी को आखिरी चट्टान कहा गया है, क्योंकि वो भारत का जो मेनलैंड है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, उसका अंतिम छोर है। लेकिन पूरे इंडिया, जिसमें हम द्वीप भी ऐड कर दें, तो स्थिति इस प्रकार है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो वर्तमान में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को ही माना जाता है, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि पहले पगमेलियन पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता था, और 1980 के दशक के मध्य में इसका नाम बदल दिया गया था। भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसे इंदिरा पॉइंट कहा गया था। ये बिंदु जो है इक्वेटर के बहुत करीब है, यानी जो हमारी भूमध्य रेखा होती है। 2004 की विनाशकारी सुनामी में इसका एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था, लेकिन भौगोलिक रूप से वह आज भी भारत की सीमा का अंतिम दक्षिणतम बिंदु बना हुआ है। फिर पांचवा प्रश्न है कि इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से आपको पता लगाना है कि आखिरी चट्टान में वर्णन कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक चट्टान के स्वरूप में किस प्रकार का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो मोहन प्रकाश जब ये यात्रा वृत्तांत लिखा था मोहन प्रकाश जी ने, तो स्मारक का स्वरूप उतना भव्य नहीं था। समय के साथ साथ इसमें जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण विस्तार हुए हैं, जैसे तिरुवल्लुवर की प्रतिमा बनी है, ठीक है। विवेकानंद रॉक के ठीक बगल में एक छोटी चट्टान पर तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा कन्याकुमारी की पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके साथ साथ स्मारक भवन, विवेकानंद रॉक पर अब एक भव्य विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम बना हुआ है, जहाँ लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं। फिर है फेरी सेवा, यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक और सुरक्षित नौका फेरी सेवा का विस्तार हुआ है, जो तट से चट्टान तक लगातार चलती रहती है। पर्यटक सुविधाएं, अब वहाँ रोशनी की आधुनिक व्यवस्था, जैसे लेज़र शो, पानी, पीने का पानी, और जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनको विश्राम करने के लिए बहुत बेहतर इंतजाम भी कर दिए गए हैं, ठीक है। किसी भी स्थानीय शिल्पकार से बात करके निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी संग्रहित कीजिए। यह कार्य 2-2 के जोड़े में आपको करना है। तो शिल्प का नाम आप लिखोगे, कार्य वो कब से कर रहे हैं, उनका प्रशिक्षण कहाँ से लिया उन्होंने, शिल्प निर्माण में घर की महिलाओं की साझेदारी, प्रयुक्त सामग्री, तकनीक, लागत और विपणन, औपचारिक स्थानगत परीक्षण।
तो स्थानीय शिल्पकार से जो हमने प्राप्त करी जानकारी, शिल्प का नाम है समुद्री सीपियों और शंखों के हस्त निर्मित आभूषण, जैसे कि माला कंगन हो गए। कार्य का अनुभव तो वे बताते हैं पिछले 15 साल से कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षण हमारा पुश्तैनी काम है, पिता और दादाजी भी यही काम करते थे। महिलाओं की साझेदारी क्या है कि घर की महिलाएं सीपियों की छटाई करना, उन्हें साफ करना और मालाओं में धागे पिरोने का मुख्य काम करती हैं और उनके बिना ये काम बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है। सामग्री, तकनीक और लागत। तो सामग्री में विभिन्न प्रकार की सीपियाँ चाहिए होती हैं, नायलॉन का धागा, गोंद और पॉलिश चाहिए होती है। तकनीक में क्या होता है कि सीपियों को घुसकर चिकना करना और हाथ में ड्रिल करके छेद करना। लागत और विपणन, प्रति माला लागत 20 से 30 रुपये आती है। जो हम देखते हैं ना कि जो शेल्स होते हैं, जो सीपियाँ होती हैं, उनके नेकलेसेस मिलते हैं, ब्रासलेट्स मिलते हैं, तो वो वही लोग बनाते हैं जो यहाँ पे शिल्प जिन्हें बुलाया गया है, जिसे हम स्थानीय बाज़ारों में पर्यटकों को 50 से 100 रुपये में बेच देते हैं। संस्थागत प्रशिक्षण, मैंने कोई औपचारिक कोर्स नहीं किया है, लेकिन अब सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र हमारे जैसे कारीगरों को नए मशीनों वाले प्रशिक्षण दे रहा है कि नए मशीनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, डिजिटल खरीदारी और ई वाणिज्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में किस प्रकार उपयोगी है। तो डिजिटल क्रांति जो हो रही है उसमें सबसे पहले तो वैश्विक पहुंच पहुंचेगी कि अगर कोई छोटा कारीगर भी है तो इंटरनेट के माध्यम से वो पूरे देश में कर सकता है, इवन वर्ल्ड में। बिचौलियों का अंत, जो हमारे होते हैं ना फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेबसाइट के माध्यम से कारीगर सीधे ग्राहक से जुड़ते हैं और उन्हें अपने जो प्रोडक्ट है उसका सही मूल्य मिलता है। विज्ञापन के अवसर, सोशल मीडिया में हम बहुत सारी तस्वीर डालते हैं और बहुत सारे ब्रांड का प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप वगैरह ये सब चलता ही रहता है, तो इससे चांसेस मिलते हैं एड्स रन करने के अलग अलग जगह पे। डिजिटल भुगतान, यूपीआई चीज़ें आ गई हैं, तो पैसे के लेन देन में जो है धोखाधड़ी कम हो गई है, एकदम इंस्टेंट पेमेंट भी हो जाती है। फिर है हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो ओटीपी नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, ये योजना के तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। फिर मुद्रा योजना में PMMY है, जिसमें जो है शिल्पकार जो है अपने छोटा व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में किसी गारंटी यानी लोन को उपलब्ध कर सकते हैं। फिर है हुनर हाट, इसमें जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक मंच है ये, जहां देश भर से शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन बिक्री करते हैं। ठीक है। फिर है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसी भी खास क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तशिल्प जैसे बनारसी साड़ी या चंबा रुमाल को कानूनी सुरक्षा ताकि उनकी नकल ना हो सके, तो उस सुरक्षा में रखा जाता है। फिर है सामर्थ्य स्कीम, तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा कारीगरों को आधुनिक तकनीक और डिज़ाइन का प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर है मिलकर चलें, आपकी कक्षा में कुछ विशेष आवश्यकता वाले साथी भी होंगे जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। तो ऐसे साथियों को अगर किसी यात्रा पर जाना हो तो उनके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यात्रा के दौरान विशेष आवश्यकता वाले साथियों के साथ कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। भौगोलिक बाधाएं आ सकती हैं, जैसे कोई डिसेबल्ड है फिज़िकली तो व्हीलचेयर या चलने में दिक्कत होती है सीढ़ियों पे, या अगर कोई प्लेन रास्ता नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो वहाँ पे समस्या आती है। फिर परिवहन की समस्या होती है, जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, बस, ट्रेन या नाव में दिव्यांगों के अनुकूल एक्सेसिबल रैंप या सीटों का अभाव। सूचना का अभाव कि जो लोग देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, दृष्टि बाधित साथियों के लिए ब्रेल लिपि में जानकारी ना होना, या श्रवण बाधित साथियों के लिए साइन लैंग्वेज गाइड की कमी हो सकती है। सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे कि पर्यटन स्थलों पर जो एक्सेसिबल टॉयलेट्स होते हैं और विश्राम कक्षों का ना होना। ठीक है। फिर सामाजिक व्यवहार, अब लोगों की सहानुभूति की कमी या उन्हें अलग नज़रिए से देखना, इसके कारण उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। तो ये सारी चुनौतियां वे फेस करते होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जो उनकी यात्रा को सहज बनाने में उपयोगी हो, जिनसे उनकी यात्रा ईजी हो सके। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, चुनौतियों को कम करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। बाधा रहित बुनियादी ढांचा यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन, पर्यटन स्थलों पर सीढ़ियों के साथ साथ रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था होनी ही चाहिए हर जगह पे। ठीक है। तकनीकी सहायता, जैसे कि ऑडियो गाइड जो लोग देख नहीं सकते। ठीक है। और डिजिटल साइन बोर्ड का उपयोग करना आसपास जगहों पर। विशेष परिवहन, जैसे बस हो गई, टैक्सी हो गई, तो वहाँ पे ऐसे बसेस या टैक्सियों का चयन करें जिनमें रैंप और व्हीलचेयर लॉक करने की सुविधा हो। फिर प्लानिंग,
प्लानिंग पहले से ही करना है। यात्रा पे जाने से पहले जो भी जगह आप जा रहे हो वहाँ की एक्सेसिबिलिटी कैसी है वो आप इंटरनेट के माध्यम से पहले ही जान सकते हैं। संवेदनशील साथी, कक्षा के अन्य साथियों को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वे ज़रूरत पड़ने पर अपने विशेष मित्र की गरिमा बनाए रखते हुए सहायता कर सके, मतलब उसकी गरिमा भी बनी रहे, वो कॉन्फिडेंस भी उसमें रहे और उसके साथ साथ हेल्प करनी है। ठीक है, तो हेल्प करने की भी ना ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं तो उसको लाचार फील करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अपने द्वारा दिए गए सुझावों पर विद्यालय के विशेष शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए और समझिए कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव या उपाय कितने प्रभावी हैं और उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी क्लास में कर लेंगे। हालांकि मैंने इसका भी उत्तर लिखा है, जैसे कि जो इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट है, हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, राइट। जैसे ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शांत जगह और जो शारीरिक रूप से फिज़िकली वो फिट नहीं है या हम कह सकते हैं दिव्यांग है शारीरिक, तो उनके लिए रैंप की ज़रूरत और सुरक्षा प्रोटोकॉल। यात्रा के दौरान आपातकालीन चिकित्सा किट और डॉक्टर का संपर्क नंबर रखना अनिवार्य है। तो ये कुछ बदलाव हैं और कुछ एडिशनल उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। प्रभावी बदलाव क्या हो सकता है कि शिक्षक बता सकते हैं कि केवल भौतिक सुविधाएं ही काफ़ी नहीं है बल्कि सेंसर फ्रेंडली वातावरण भी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, प्राप्त सुझावों के विषय में कक्षा के विशेष आवश्यकता वाले साथियों से भी चर्चा कीजिए और उनकी राय जानने का प्रयास कीजिए। यानी कि जो ऐसे विशेष आवश्यकता वाले आपके दोस्त हैं उनसे भी आपको चर्चा करके बताना है कि उनका क्या राय है इस चीज़ पे। ठीक है, तो हमें केवल शारीरिक सहायता नहीं बल्कि आप सबका साथ और सामान्य व्यवहार चाहिए, वो लोग ऐसे बोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी ना ऊंचे टीलों या चट्टानों तक पहुंच सकें, उन ऊंचे टीलों या चट्टानों तक पहुंच सकें जहां आप जाते हैं। इसके लिए बस थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है। हमें उन जगहों पर ले जाएं जहाँ भीड़ कम हो ताकि हम बिना किसी डर के यात्रा का आनंद ले सकें। तो इस प्रकार से वो चीज़ें बोल सकते हैं, है ना। तो आप उन साथियों से डिस्कस करना। फिर आगे है सृजन, प्रकृति की ओर। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य देखा है? अगर नहीं तो एक दिन सुबह जल्दी उठकर उगते सूरज की लालिमा को देखिए और अस्त होते सूर्य के साथ शाम का भी आनंद लीजिए। अब इन दोनों दृश्यों की तुलना करते हुए आपको अपना अनुभव बताना है। तो देखिए, सूर्योदय का जो दृश्य होता है ना, तब पहली बात शांति होती है, एकदम सुबह सुबह का टाइम जब सूरज उगता है तो बहुत शांत होता है सब कुछ। ठीक है, और जो है रेड कलर का आपको दिखेगा, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे प्रकृति ही अपनी आंखें खोल रही है। और पहली जब सूरज की किरण आती है बड़ी सुंदर लगती है, बड़ा सुंदर सा आसमान हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे सूर्योदय का दृश्य के बारे में बताई गई है कि शांत वातावरण होता है, क्षितिज पर लाली छाने लगती है, प्रकृति धीरे धीरे आंखें खोलती है। ठीक है, अंधकार को चीरकर जब सूरज की पहली किरण आती है तो लगता है कि वे केवल प्रकाश नहीं है बल्कि जीवन की एक नई उमंग लेके आई है। ओस की बूंदों पर पड़ती सुनहरी किरणें मोतियों की तरह चमकने लगती हैं। यह दृश्य मन को अनुशासन और निरंतरता की सीख देता है। फिर है सूर्यास्त का दृश्य। अब सूर्यास्त जब होता है तब कैसा दृश्य होता है? तो भावुकता से भरा होता है। समुद्र के किनारे या पहाड़ों के पीछे सूरज को धीरे धीरे डूबते देखना एक अद्भुत अनुभव होता है खुद में। जैसे कि पाठ आखिरी चट्टान तक में भी बताया है कि सूर्य का गोला धीरे धीरे पानी की सतह को छूता है और ऐसा लगता है कि पानी पर सोना ढुलाया हो। और ये क्षण जब पूरा जो सूरज है वो ओझल हो जाता है और आसमान में बैजनी रंग की आभा फैल जाती है, मन को थोड़ा उदास लेकिन बहुत शांत कर देता है। अगर तुलना करें दोनों की तो देखो, ये सूर्यास्त का दृश्य है और ये सूर्योदय का दृश्य और ये सूर्यास्त का दृश्य है। ठीक है, तो जब सूर्यास्त होता है तो थोड़ा रेड रेड हो जाता है और जब सूरज आता है तो येलो येलो आप देख सकते हैं वो स्काई हो जाता है। तो इस प्रकार से सूरज यहाँ पे उग रहा है और यहाँ पे देखो ये वापस जा रहा है और जैसे पाठ में बोला गया था कि वो पानी में ही मिल जाता है, ऐसा लगता है। ठीक है, ओझल हो जाता है। तो सूर्योदय में हमें एक नई ऊर्जा, उत्साह और आशा का फील आता है, जबकि सूर्यास्त में शांति और सुकून, विश्राम का अनुभव हमें होता है। ठीक है, एक सूर्य के एक दिन की शुरुआत का है प्रतीक और एक दूसरे दिन के अंत का प्रतीक है। ठीक है, फिर है अनुभव की साझेदारी। तो विधा से संवाद के अंतर्गत आपने दिए गए बिंदु के माध्यम से यात्रा वृत्तांत के प्रमुख तत्वों के विषय में जाना। अभी हमने पीछे जाना था। ठीक है, इन तत्वों को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, आप कहीं भी घूमे हुए हो, कोई भी आपका जो फेवरेट जगह है जहाँ आप घूम के आए हो, उनके अनुभव पर एक यात्रा संस्मरण लिखना है। ठीक है, तो जैसे माउंट आबू पे लिख सकते हैं, मेरा प्रिय स्थान माउंट आबू। अगर आप कहीं गए हो, कहीं और गए हैं तो उस पर लिख सकते हैं। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ उसके बारे में। जैसे पिछले गर्मियों में मैं अपने परिवार के साथ माउंट आबू गया या गई। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल है ये। पहुंचते ही ठंडी हवा और हरियाली ने मन मोह लिया। चारों ओर पहाड़, घने पेड़ और शांत वातावरण था। सबसे पहले नक्की झील गए, वहाँ नौका विहार का आनंद लिया। झील का स्वच्छ पानी और उसके चारों ओर पहाड़ों का दृश्य बहुत सुंदर था। उसके बाद दिलवाड़ा मंदिर देखा
जिसकी नक्काशी बहुत अद्भुत थी। शाम को सनसेट पॉइंट पर सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक था। लाल पीले रंगों से सजा आकाश और ठंडी हवा ने पूरे वातावरण को जादुई बना दिया। ठीक है, प्रकृति के करीब आए इस यात्रा से शांति का अनुभव करने का मौका मिला और परिवार के साथ समय बिताने का भी अवसर मिला। हमेशा के लिए ये जो यात्रा है यादगार रहेगी। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर है यात्राएं हमें समृद्ध करती हैं। विषय पर आपको क्या करना है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा करनी है। ठीक है, तो यात्राएं हमें समृद्ध करती हैं। जब हम नई नई जगह जाते हैं, नए हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, काफ़ी ट्रेडिशन कल्चर्स के बारे में जानते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात की गई है। इससे हमारा माइंड जो है और वाइड होता है, थॉट्स बड़े होते हैं, हम दुनिया देखते हैं तो हमारा काफ़ी कुछ हम दिमाग से भी हम खुलते हैं, है ना। सांस्कृतिक समझ होती है, खुद की तलाश भी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो बहुत समृद्ध करता है यात्राएं करने से। हमारा दिमाग भी और सब कुछ काफ़ी समृद्ध करती हैं यात्राएं। तो चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं। तो मानसिक विस्तार, सबसे पहले हम नई जगह, प्रकृति और अनुभव से परिचित होते हैं तो हमारी सोच का विस्तार होता है। सांस्कृतिक समझ, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग जगहों की भाषा होती है, खान पान, पूरी संस्कृति, वेशभूषा, परंपराएं अलग अलग होती हैं, तो वो सब हमें पता चलती हैं। तो हम हर किसी विविधता का सम्मान करना सीख जाते हैं कि सब अलग हैं, एंड यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपने जाना ही होगा, एकता में अनेकता, है ना। तो वही चीज़ है कि इतना ही डाइवर्स है इंडिया, लेकिन हम सबका हमें सम्मान करना आना चाहिए, तो वो चीज़ हमें हो जाता है। फिर धैर्य और अनुकूलनशीलता, इसमें क्या है कि यात्रा के दौरान चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, तो देरी, खराब मौसम, अनजान रास्ते में कुछ भी हो गया, तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो इससे हमें पेशेंट रहना आ जाता है, पेशेंस आता है अपने अंदर, धैर्य रखना, और नई परिस्थितियों में ढलना सीख जाते हैं। फिर स्वयं की खोज, अकेले या समूह में यात्रा करते समय हम अपनी सीमाओं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। जैसे लेखक ने महसूस किया, शक्ति का विस्तार की शक्ति। ठीक है, फिर एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। ये हमने पाठ में एक पंक्ति पढ़ी थी। तो यात्रा के दौरान कई बार ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। ऐसी किसी स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति में किन गुणों की आवश्यकता है? तो किन गुणों की आवश्यकता है? सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी उपस्थित बुद्धि। अचानक अगर कोई खतरा आ गया, ऊंची लहर या कुछ भी, तो देखकर हमें एकदम घबराना नहीं है, जबकि तुरंत हमें निर्णय लेना है घबराने की बजाय, है ना। इसके साथ साथ साहस और निर्भीकता होनी चाहिए। जब लेखक ने देखा कि तट कम हो रहा है तो वे डरे जरूर, लेकिन रुके नहीं। डर थोड़ा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप वहीं रुक के बैठ जाओ या डर जाओ, वहीं खड़े रहो। उन्होंने दौड़कर चट्टानों पर चढ़ाई करके अपनी जान बचाई थी। फिर पेशेंस जरूर होना चाहिए कि कठिन समय पर अपना आपा ही नहीं खो देना कि अब क्या करें, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, ऐसा भी नहीं। घबराहट में अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है व्यक्ति, इसलिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर भरोसा रखना कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, फिर सावधानी, लेखक ने खतरा महसूस होते ही अपने जूते उतार लिए ताकि वे रेत और पानी में तेज दौड़ सकें। तो छोटी छोटी सावधानियां जो हैं बड़ी बड़ी खतरों को टाल देती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। यदि आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो तो आप अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। तो ये मैंने लिख दिया है आपके लिए। वैसे आप अपना अनुभव लिखना, शेयर करना अपने सहपाठियों के साथ। बाकी मैंने यहाँ ट्रैकिंग पर जो पहाड़ियों पर ट्रैकिंग का एक अनुभव लिखा है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। उसके बाद है भाषा से संवाद। तो यहाँ पे व्याकरण की बात आ जाती है। क्रिया विशेषण की पहचान और रेखांकन। तो समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे को अंडरलाइन किया गया है, तो क्रिया की विशेषता को ये बता रहा है। धीरे धीरे कम होना क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ कम होने की क्रिया धीमी गति से हो रही है। तो देखो, कम होना ये क्रिया है कि कोई चीज कम हो रही है, मतलब क्रिया मतलब कोई काम हो रहा हो तो वो कम हो रही है, ये क्रिया है। और वो स्पीड से धीरे धीरे, मतलब कम जो हो रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब क्रिया की भी हमें विशेषता पता चली, गति पता चली, है ना। जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो धीरे धीरे है पद व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया विशेषण है। तो नीचे दिए गए वाक्यों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें क्रिया विशेषण पदों की पहचान करनी है। तो देखो, और उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे कि मान लो एक वाक्य है, मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? चलना एक क्रिया है। कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप चल रहे हो, तो ये क्रिया हो गई। क्रिया कैसे हो रही है, इस क्रिया के बारे में क्या बताया गया है कि क्रिया जल्दी जल्दी हो रही है। तो क्रिया की विशेषता क्या है कि वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हमारी क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है, क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो चलने लगा क्रिया की विशेषता। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको वो बताना है क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो चलने लगा की तो विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चलने लगा, जल्दी जल्दी चलने लगा, तो चलने लगा की विशेषता बताई जा रही है ना। तो ये इस प्रकार से आपको करना है टेबल को फिल। और बाकी सेंटेंसेस ये रहे, इन सेंटेंसेस को भी इसी प्रकार से टेबल में फिल करना है। तो ये देखो हमने कर लिया। पहला सेंटेंस है, बल खाती लहरें रास्तों के नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रही हैं वो लहरें, आती थी, तो यहाँ पे वो आ रही हैं, तो क्रिया कैसी आ रही हैं, और वो जो लहरें हैं वो कैसी हैं, बल खाती लहरें हैं, मतलब बल खाती हुई आ रही हैं। जो आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, बल खाती हुई, मतलब ऊपर नीचे ऐसे आ रही हैं। तो बल खाती हुई तो क्रिया विशेषण है, और आती थी ये जो है वो क्रिया है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। तो अब यहाँ पे क्रिया क्या है, जा रही थी, वो चल के ऐसे जा रही थी, तो जा रही थी क्रिया हो गई। अब इसके बारे में क्या विशेषता है कि कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। तो जा रहे हैं और समूह में जा रही हैं, टोलियां जा रही हैं। ठीक है, तो कितनी ही क्रिया विशेषण हो गया, और जा रही थी हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण कितनी ही हुआ, मतलब देखो जा रहे हैं क्रिया है, उसके बारे में क्या बताया कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कितनी ही टोलियां, तो टोलियां से भी पता चल रहा है ना, मतलब बहुत सारे लोग की बात कर रहे हैं, तो कितनी ही यानी नंबर बताया जा रहा है उसका। ठीक है, तो कितनी ही क्रिया विशेषण हो गई। फिर है, मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। तो देखता रहा ये तो क्रिया हो गई कि वो देख रहे हैं, और इसके बारे में क्या विशेषता है, कितनी ही देर तक। ठीक है, मैं देर तक, तो ये जो देर तक है मतलब काफ़ी समय तक देखता रहा, तो जो क्रिया हो रही है उसके बारे में क्या बताया है कि देर तक देखते रहे, तो देर तक हमारा क्रिया विशेषण हो गई। फिर आओ नए वाक्य बनाएं। तो पाठ से चुनकर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, और जो रेखांकित शब्द हैं इन वाक्यों में उनका अर्थ बताते हुए आपको नए वाक्य उनमें बताने हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, यहाँ पर सारे वाक्य दिए गए हैं, तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी पानी था, पीछे दाई तरफ दूर दूर हटकर नारियल के झुरमुट नजर आ रहे थे। फिर तीसरा वाक्य है, दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर दूर तक चली गई थी, सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी भीड़ और वीरान लग रही थी। अब यहाँ पे देखो, तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी पानी था, ये आपका पहला वाक्य है। अब यहाँ पे क्षितिज अंडरलाइन है, आप अपने बुक में देखना, यहाँ पे अंडरलाइन करा नहीं हुआ पता नहीं क्वेश्चंस में, बट यहाँ क्षितिज अंडरलाइन था। तो क्षितिज का जो अर्थ होता है वो आपको बताना है। अर्थ क्या है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो क्षितिज कहलाता है। अब इससे आपको एक नया वाक्य बनाना है, तो नया वाक्य बन सकता है, समुद्र के किनारे खड़े होकर क्षितिज का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। फिर पीछे है, मतलब फिर सेकंड है, पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। यहाँ पे अंडरलाइन है झुरमुट। झुरमुट का अर्थ होता है पेड़ों का घना समूह। ठीक है, और इससे आप वाक्य बनाओगे, बगीचे में आम के पेड़ों का झुरमुट बहुत घना है। ठीक है, उसके बाद है, दूर तक एक रेती की लंबी ढलान थी। तो ढलान यहाँ पे अंडरलाइन है, जिसका अर्थ होता है नीचे की ओर झुका हुआ भाग। तो ये ढलान होती है जो नीचे की तरफ झुकी होती हैं। ठीक है, और इससे हम वाक्य बना सकते हैं, पहाड़ी की ढलान पर बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, फिर चौथा वाक्य है, पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी। तो यहाँ पे अंडरलाइन है श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ होता है कि एक के बाद एक जब काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, तो एक के बाद एक जुड़ी हुई चीज़ों की कतार को श्रृंखला बोलते हैं। इससे वाक्य बन सकता है, पर्वतों की श्रृंखला बहुत सुंदर दिखाई देती है। पांचवा वाक्य है, सामने फैली रेत के कारण जगह बहुत सूखी, वीरान और बेजान लग रही थी। तो यहाँ पे वीरान जो है अंडरलाइन है। वीरान का मतलब होता है एकदम सुनसान जगह, जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, कोई ना हो, एकदम सुनसान हो वो जगह, जहाँ कोई ना हो, सुनसान स्थान, ये इसका अर्थ हो गया। और वाक्य क्या बना सकते हो, रात के समय सड़क वीरान हो जाती है। ठीक है, फिर है गतिविधियां। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ है। कल्पना आपको करनी है कि आप परिवार के साथ कहीं घूमने गए हैं और वहाँ आपकी भेंट एक ऐसी यात्री से होती है जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की भाषा से अपरिचित हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तो देखो सांकेतिक भाषा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज या जेस्चर्स का, चित्रों और मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसलेशन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट होता है, तो आप गूगल ट्रांसलेट जैसी कोई भी ऐप से जो उनकी भाषा और आपकी भाषा उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ वैश्विक शब्दों का उपयोग, जैसे कि जो दुनिया भर में सेम है, जैसे हेल्प, वाटर, डॉक्टर, स्टेशन या पुलिस, इनका उपयोग कर सकते हो। धैर्य और मुस्कुराहट, सबसे पहले तो आपको घबराए बिना और शांति से उनकी बात सुननी है, और स्माइल के साथ
जो है बात करनी है, जिससे आप दोनों लोगों का ही तनाव कम रहे और संवाद करना आसान हो जाए। फिर है पधारो हमारे देश। इसमें क्या है, अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की एक सूची आपको बनानी है और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर एक ब्रोशर तैयार करना है। तो देखो, पधारो हमारे देश, राजस्थान पर्यटन, तो पधारो मतलब यहाँ पे आप जो भी आपका महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, तो जैसे मान लो राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के बहुत सारे जो घूमने वाले इलाके हैं राजस्थान में, जयपुर की जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी, तो यहाँ का क्या फेमस है, हवा महल और आमेर का किला, ठीक है। उसके साथ साथ जंतर मंतर हो गया, जंतर मंतर को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। फिर उदयपुर, जिसको झीलों का शहर कहा जाता है, तो पिछोला झील, सिटी पैलेस, जग मंदिर, और जो जग मंदिर है मंदिर, वो दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है उदयपुर को, ठीक है। फिर है जैसलमेर, जिसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यहाँ का सोनार किला हो गया, वो फेमस है। सैमसन ड्यून्स में ऊंट की सवारी करने का आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जोधपुर, जिसको नीली नगरी कहा जाता है, ब्लू सिटी, यहाँ का मेहरानगढ़ किला बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण व्यंजन, यानी खाने में दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी, हस्तशिल्प, कठपुतली, ऊँट की खाल से बने जूते और बंदेज की साड़ियाँ ले सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाम को कालबेलिया नृत्य और लोक संगीत का आनंद लिया जा सकता है। फिर है भाषा संगम, ऊंची ऊंची लहरों से बचते हुए मल्लाह नाव को ला रहे थे। नाव की विभिन्न भाषाओं में नाम अलग अलग होते हैं, जैसे तोड़ी, नौका, दौड़ी, किश्ती, होड़ी, बेड़ी, बहड़ी, नाव। तो नाव शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची आगे दी गई है। जैसे हिंदी में नाव कहते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में नौ या नौका कहते हैं, पंजाबी में बेड़ी कहते हैं, उर्दू में किश्ती या नाव कहते हैं, कश्मीरी में नाव कहते हैं, सिंधी में बेड़ी कहते हैं, और जो मराठी होती है उसमें होड़ी कहते हैं, गुजराती में होडी या नाव कहते हैं, कोंकणी में बड़ी कहते हैं। इसी प्रकार से आपको सारी भाषाओं का दिया हुआ है। तो इसके अतिरिक्त अगर आप नाव को किसी और भाषा में जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भोजपुरी में नाव, फारसी में कश्ती, ठीक है, अरबी में सफ़ीना या ज़ोराक कहते हैं, अंग्रेज़ी में बोट कहते हैं, और अगर बड़ा जहाज है कोई तो उसको शिप कहा जाता है। मैथिली में नाव कहते हैं, स्पेनिश में बार्को कहते हैं, और फ्रेंच में बतो कहते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर आपको लैंग्वेजेस आती हो तो उसमें ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्ला नाव को ला रहे थे। यहाँ इस वाक्य का कुछ प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जैसे कि संस्कृत में सेंटेंस को क्या बोलेंगे, मराठी में क्या बोलेंगे, पंजाबी में, बांग्ला में, मलयालम में, तो ये दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आखिरी चट्टान तक रचना पढ़ी, जो दक्षिण भारत की यात्रा पर आधारित है। तो आखिरी चट्टान तक जो हमने पढ़ा है, अब हमें पढ़ना है। आइए अब पढ़ते हैं हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार निर्मल वर्मा का कुंभ मेले पर आधारित यात्रा वृतांत का एक अंश। तो यहाँ पे एक अंश आपको दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। और उसके बाद आपने अंश पढ़ लिया तो ये बस आपकी मतलब जागरूकता के लिए है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं। और फिर खोजबीन है, इसमें कुछ नहीं, आपको कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं और आप स्वामी विवेकानंद और उनके बारे में थोड़ा जान सकते हैं, उनकी लाइफ वगैरह के बारे में, जीवन लेखन और सामाजिक कार्यों के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए इस चैप्टर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।